बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 की चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 देख सकते हो ये क्या है, ये है हीट। तो चैप्टर के शुरुआत में ही तुमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर क्या है, ठंडा है। या फिर देख सकते हो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कैसे हम लोग पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा करता है। तो यदि मैं तुमसे पूछूं बहुत सिंपल सा बात कि कैसे तुम लोग पता करते हो, तो सबसे सिंपल सा वे क्या है उसको पता करने का, टच करने का। यदि हम लोग उसको टच करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वो गर्म है या फिर क्या है, ठंडा है। दूसरा उसको टेस्ट करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो ठंडा है या फिर क्या है, गर्म है। तो तुम ऐसा करना शुरू मत कर देना, तुम अपने जीभ से जाकर आयरन को टच मत करने लगना। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आयरन होता है ना, उसको टच मत करने लगना, बोलना कि ये गर्म है या ठंडा है, मैं इसे जीभ से चेक करूंगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तुम पता कर सकते हो कोई भी चीज गर्म है या ठंडा अपने टच से। तो यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम तुम्हें पूछे गए हैं कि ये गर्म है या ठंडे हैं। तुमने इसे तो टेस्ट किया ही होगा, जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। तो बताओ ठंडा है या गर्म है, तो ये क्या होता है, ठंडा होता है। फिर बोलता है स्पून इन अ टी कप। टी कप में यदि एक स्पून रखा हुआ है और वो गर्म है, टी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तो स्पून भी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। यदि टी ठंडा होगा तब तो वो ठंडा ही रहेगा। फ्रूट जूस कैसा होगा, ठंडा होगा, वो तो गर्म बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरीके से हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन का जो हैंडल होगा यदि वो स्टील का होगा तो वाजिब है कि वो क्या होगा, गर्म होगा। हालांकि वो प्लास्टिक का होगा तो वो कम गर्म होगा। इस तरीके से हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स को हॉट या कोल्ड पता करते हैं वो टच करके पता करते हैं, लेकिन ये ऑलवेज रिलायबल नहीं होता है। हम लोग ऑलवेज ये पता नहीं कर सकते टच करके कि वो ठंडा है या फिर क्या है, गर्म है। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. तो यहां पर पहला चीज हम लोगों ने क्या देखा, हॉट एंड कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं। लेकिन यहां पर हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो ठंडे ऑब्जेक्ट है उससे भी ठंडा ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए, कुछ गर्म ऑब्जेक्ट है उससे भी गर्म ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिल जाए। यही बात यहां पर बताया गया है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। तो अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो यही बोलता है a reliable means of the hotness of an object is its temperature। तो बहुत सिंपल सा चीज हम लोग को यहाँ सीखना है टेम्परेचर के बारे में, कि हम लोग टेम्परेचर के द्वारा पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है या ठंडा है, या कौन सा ऑब्जेक्ट कम गर्म या कम ठंडा है। तो ये कैसे पता चल जाता है, टेम्परेचर से पता चल जाता है। यदि मान लो दो कप यहाँ पर रखा हुआ है, इस तरीके से दो कप रखा हुआ है और दोनों कप में क्या रखा हुआ है, मान लो कि यहां पर चाय रखा हुआ है, तो कौन ज्यादा गर्म है इसको पता करने के लिए यदि हम लोग इसके टेम्परेचर को मेजर कर लें, किस चीज को मेजर करेंगे, टेम्परेचर को, तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन ज्यादा गर्म है और कौन कम गर्म है। तो इस तरीके से हम लोगों को सीखना है टेम्परेचर के बारे में बच्चों। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर क्या है, तो किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को हम लोग कैसे पता करते हैं, उसके टेम्परेचर से पता करते हैं। यदि तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को कैसे पता करोगे, तो तुम आंसर क्या देख सकते हो, तुम आंसर दे सकते हो उसके टेम्परेचर से। अब देख सकते हो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। तो बच्चों ये थर्मोमीटर तुमने देखा ही होगा। तो ये थर्मोमीटर भी बच्चों अलग अलग प्रकार का आता है। तो यहां पर देख सकते हो
सबसे पहला थर्मोमीटर जो हम लोगों को पढ़ना है वह क्या है बताओ, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर, थर्म मतलब होता है बच्चों हीट होता है, थर्म मतलब क्या होता है, हीट होता है, और मीटर मतलब उसको मेजर करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो हीट का मेजर करे वही क्या है, थर्मोमीटर। और इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग करके हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों क्लिनिकल थर्मोमीटर की। यहां पर क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये वर्ड याद रखो कि थर्मोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या होता है, जिससे हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये तुम याद भी कर सकते हो, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर, मेजर्स मतलब मापता है, आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर। और मुझे उम्मीद है तुमने अपने घरों में ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जरूर देखा होगा। इस तरीके के थर्मोमीटर लगभग सभी घरों में पाए जाते हैं। तो यहां देख सकते हो तुम इस थर्मोमीटर में, यहां पर इस तरीके से एक आगे घुंडी लगा होता है, और यहां पर ये क्या होता है बताओ, ये शीशा का बना होता है, और इसी के अंदर होता है पारा। ये देख सकते हो तुम यहां पर पारा, ये वाला जो है कि वो क्या है, पारा है। और यहां पर तुमको मेजरमेंट के लिए यहां पर स्केल भी बनाया गया है, ये है डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पर बच्चों डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, तो डिग्री सेल्सियस है, और नीचे क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से। तो यहां पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। तो यहां डिग्री सेल्सियस देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है ऊपर, यहां पर देखो लिखा हुआ है 35, 36, 37, 38, इस तरीके से यहां पर ये बनाया हुआ है। अब यदि आगे देखोगे इसका स्ट्रक्चर, जो कि तुमको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो जैसा मैंने बताया वैसा ही तुम्हें लिख देना होगा। ये देखो स्ट्रक्चर इसका, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। देखो ये वाला याद कर लो, क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। यहां देख लो, यह है लॉन्ग, यहां नैरो है, और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब है बच्चों, ये जो दिख रहा है वो क्या है, ग्लास ट्यूब है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, इसके इधर क्या होता है, एक बल्ब होता है एक तरफ। तो ये क्या हो गया, फिर से सुन लो, क्या हो गया, लॉन्ग है, कैसा है, लॉन्ग है, लंबा है। दूसरा है नैरो है। तीसरा यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यूनिफॉर्म ये इस तरीके से ग्लास ट्यूब है, जिसके आगे क्या लगा रहता है, एक बल्ब लगा रहता है। ये देखो यही वाला चीज क्या है, बल्ब है। तो जब हम लोग थर्मोमीटर, मान लो ये थर्मोमीटर है, तो ये हो गया इसका बल्ब, जिसके बल्ब को ही इस तरीके से हम लोग यहां पर लगाते हैं, तुमने लगाया भी होगा। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसी बल्ब में क्या होता है बच्चों, मरकरी होता है। जैसे मैंने बताया इसमें क्या होता है, मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो यहां देख सकते हो इसमें मरकरी भरा रहेगा, और यहां जैसे मैंने बताया था ये मरकरी तुमको यहां पर दिख सकता है। तो जब जैसा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये मरकरी क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, और यदि कम टेम्परेचर होता है तो ये मरकरी पहले ही रहता है। यहां भी देख सकते हो ये मरकरी को दिखाया है, तो इस तरीके से मरकरी को यहां पर दिखाया है। तो तुम अपने घरों में अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो कि मुझे इस तरीके का जो थर्मोमीटर है उसको देखना आप बताइए, तो वे तुम्हें समझा देंगे। अब चलो हम लोग आगे यहां देख सकते हैं, What is the use of a kink? यहां पर देखोगे कि यहां पर एक किंक भी होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, देखो एक क्या होता है, एक किंक होता है। तो किंक क्या करता है, तुमने देखा होगा घरों में कि जब हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसके बाद हम लोग यहीं पर ऐसे नहीं देखना शुरू करते हैं, बल्कि हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसका मतलब जब इसको यहां से हम लोग निकाल भी देते हैं उसके बाद भी इसका जो पारा है वह नीचे नहीं आता है, जहां है वहीं स्थिर रहता है। इसका पारा मतलब मरकरी, इसका मरकरी जहां है वहीं स्थिर रहता है। तो वह किसके कारण होता है, वही इस किंक के कारण होता है बच्चों। व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किंक का क्या यूज है, तो बोल सकते हो इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन।
मतलब मरकरी लेवल को ये गिरने से रोकता है। जितना मान लो टेम्परेचर है तुम्हारे बॉडी का, फिर तुम ऐसा देखना लगे तो ये मरकरी नीचे चला गया तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना एक्चुअली में है। तो इसके लिए इसमें बनाया गया है किंक। क्या बनाया गया है? किंक बनाया गया है जो इसके टेम्परेचर, जो इसके मरकरी को फॉल नहीं होने देता है, गिरने नहीं देता है। और यदि इसका मरकरी नहीं नीचे आएगा तो तुम्हारा जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर तुम्हें यहां थर्मोमीटर में दिखेगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी तुमसे पूछा जाता है कि यहां पर यदि मरकरी में, आखिर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों हम लोग इसको बाहर जब निकाल के देखते हैं फिर भी यह टेम्परेचर एग्जैक्ट हमें पता चलता है? तो इसका आंसर यह कर सकते हो कि इसमें एक किंक पाया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या पाया जाता है? किंक पाया जाता है। किंक पाया जाता है जो कि इसके मरकरी लेवल को गिरने नहीं देता है, जो कि इसके मरकरी लेवल को गिरने नहीं देता है। तो ये भी आंसर तुम कर सकते हो वहां पर। अब यहां पर देख सकते हो द स्केल वी यूज इन सेल्सियस इज द सेल्सियस स्केल। इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल। यह है डिग्री सेल्सियस स्केल। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद कर लो, ये डिग्री सेल्सियस है। यहां देखो, इस डिग्री ऐसे लिखते हैं और सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें कितना से कितना टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस से जल्दी बताओ 42 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब देख सकते हो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सी। तो ये सारे एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूं, जितना उसमें बात जो परफेक्शन से लिखी गई है वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये एनसीईआरटी में ही लिखा गया है सारा चीज कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक एवरेज है, ऐसा नहीं कि सबका उतना ही होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर हम लोग कितना जानते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि ये बढ़ जाता है बच्चों तो हम लोग बोलेंगे कि उसको क्या है? बुखार हो गया है, फीवर हो गया है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। तो जब भी टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे तो 35, 45, 65 ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। या फ़ारेनहाइट में भी इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं यदि फ़ारेनहाइट यूज करेंगे तो यहां पर देख सकते हो प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को पढ़ने के लिए कुछ प्रिकॉशंस यहां पर बताए गए हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो देखोगे कि हम लोग जो थर्मोमीटर उसको कभी कभी मुंह में लगाते हैं, कभी बाह में लगाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए उसको देखने के पहले। यदि तुम वॉश करते हो उसको पानी से तो भी पारा जो है वह नीचे आ जाता है, यानी कि मरकरी नीचे आ जाता है। अब देखोगे इंश्योर दैट बिफोर यूज मरकरी इज लेवल इज बिलो 35 डिग्री सी। मतलब मरकरी का लेवल क्या होना चाहिए? 35 डिग्री सी के बिलो होना चाहिए। रीड द टेम्परेचर कीपिंग द लेवल मरकरी अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रेट साइट। मतलब साइट के सामने इस तरीके से हम लोग को देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर देख रहे हैं इस तरीके से या इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर देखना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो यहाँ पर ये तो पूरा किस चीज का है? शीशे का है बच्चों। तो इसको यदि हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ये क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो बहुत सावधानी से इसको हम लोग को हैंडल करना चाहिए। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब। अब ये बल्ब पकड़ के आपको नहीं थर्मोमीटर ऐसे देखना है, बल्कि यहाँ इस तरीके से हम लोग थर्मोमीटर को देखेंगे। तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ये सारी बातें तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये मैंने तुम्हें अभी तुरंत बता दिया है। व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो यहाँ पर जो 37 डिग्री मैंने बताया, 37 डिग्री सेल्सियस बताया, वो
एवरेज टेम्परेचर बताया जो कि लार्ज पॉपुलेशन में पाया जाएगा। हो सकता है स्लाइटली किसी का ज्यादा रहता हो, स्लाइटली किसी का कम रहता हो, उससे टेंशन लेना नहीं है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम लोग किस चीज का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं? ह्यूमन का, या फिर अदर कुछ एनिमल्स होते हैं उनका भी टेम्परेचर हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो घरों में पशु होते हैं उनका भी टेम्परेचर इसी क्लिनिकल से ही हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो ह्यूमन में टेम्परेचर है वो देखोगे कि वह 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होगा, उससे ज्यादा ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं, आसानी से इसका उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज अ रेंज। इसका रेंज भी इतना ही बनाया गया है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो बार बार मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, इसका मतलब ये जरूर एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, कुछ और यहां पर देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर को हम लोग अलग अलग पर्पस में यूज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे reported in weather report are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। तो यहां देख सकते हो एक है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, इसका उपयोग वेदर रिपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बोलता है ना जो तुम्हारा न्यूज होता है, न्यूज चैनल होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, तो आखिर उसको मेजर कैसे करते हैं? ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। बाकी तो अभी हम लोगों को लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर देख सकते हो ये क्या करता है? द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये तुम याद कर लो कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका रेंज क्या हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये सब पॉइंट्स एकदम याद कर लो, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जो जो पॉइंट्स मैंने बताया वो पूछा जाएगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जो जो पॉइंट्स बताया मैंने वो पूछा जाएगा। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो यहां पर देखोगे कि जब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसको जिस चीज में मेजर करना है, मान लो इसमें मेजर करना है, तो इसी में हम लोग फिर देखते हैं। ऐसा नहीं कि इसको निकालेंगे फिर ऐसे देखेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें किंक बताया है कि वहां जो हम लोगों का क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें किंक होता है, यहां पर किंक नहीं होता है। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान देनी पड़ेंगी। अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें भी कुछ चीजों को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। इसको अपराइट इस तरीके से पकड़ते हैं, टिल्टेड मतलब झुका हुआ नहीं पकड़ते। देखो कैसे इसको मेजर किया जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें? और ये पानी में है, इसी में इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग निकालेंगे, मतलब जिस चीज में इसको मेजर करना वहीं पे हम लोग रखेंगे, अपराइट रखेंगे। अपराइट इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से हम लोग नहीं रखेंगे। Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container। तो ये तो बहुत सावधानी देखना ही पड़ेगा कि जो बल्ब है इसमें भी क्या होता है? बल्ब है तो ये बल्ब जिस चीज का टेम्परेचर मेजर करना है उसमें ये बल्ब बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक बच्चों, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी ये ध्यान देते हैं कि यदि इसको हम लोग बाह में लगाते हैं तो इसमें हम लोग कपड़ा वगैरह टच नहीं कराते हैं, बहुत सावधानी से इसके बल्ब को यूज करते हैं। तो यहां भी ठीक वही चीज बताया गया है। अब आगे देख सकते हो there is lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is a very difficult to dispose of if a thermometer breaks। तो यहां देख सकते हो यदि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा वो ब्रेक होता है, या फिर ये जो थर्मोमीटर मैंने बताया वो भी जब ब्रेक होता है तो उसका जब मरकरी गिर जाता है
तो वो डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है और वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, बहुत हानिकारक है। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एकदम बहुत हानिकारक सब्सटेंस है। इस कारण से यहाँ पर दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो ये डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं जिसमें मरकरी नहीं होता है। तो देखो हर एक जगह क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, हर एक जगह क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। बोला जाएगा कि आज के दिनों में हम लोग कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं जिसमें मरकरी नहीं होता है, तो तुम्हें आंसर क्या करना होगा, डिजिटल थर्मोमीटर। वेरी गुड। और यदि पूछा जाए कि आखिर मरकरी कैसा सब्सटेंस है, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको यहां पर पूछे जा सकते हैं और तुम्हें उसका आंसर करना होगा। अब आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के, और ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर। तो बच्चों तुमने देखा होगा कि जब हम लोग एक गर्म चाय की प्याली को इस तरीके से रखते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या कभी तुमने देखा है कि वहां पर मान लो कि एक ठंडे प्याली को रखेंगे हम लोग इस तरीके से और वो और ठंडा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि यहाँ यदि हम लोग गर्म प्याली को रख रहे हैं इस तरीके से, गर्म चाय की प्याली को रख रहे हैं या कोई भी चीज गर्म पदार्थ को इस तरीके से रख रहे हैं, तो इसका जो हीट है बच्चों, क्या है बताओ, हीट। हीट मतलब क्या होता है, उष्मा। वो ट्रांसफर हो जाता है अपने सराउंडिंग में। कहां हो जाता है बताओ, अपने सराउंडिंग में। या बोलेंगे कि हीट का ट्रांसफर होता है जहां ज्यादा गर्मी है उससे कम गर्मी में, मतलब हॉट से कोल्ड की ओर। हीट का ट्रांसफर कहां होता है बच्चों, हॉट से कोल्ड की ओर। यदि ये हॉट यहां है तो इस तरीके से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा हीट इधर। अब मान लो तुम यहां पर इसको आग पर रख दोगे, तो यहां बताओ आग ज्यादा गर्म हो गया कि चाय का प्याली ज्यादा गर्म हो गया, आग ज्यादा गर्म हो गया। इसका मतलब अब हीट ट्रांसफर होगा चाय की प्याली में, इस तरीके से। समझ लिया तुमने बात? बहुत छोटा सा बात है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वह हॉट से कोल्ड की ओर होता है। किधर से किधर होता है, हॉट से किधर होता है, कोल्ड की ओर। एकदम याद रखो, मतलब हीट का ट्रांसफर किधर होगा, गर्म से ठंडे की ओर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये तुम्हें याद रखना है। ये कभी भी तुमसे पूछा जा सकता है कि हीट का ट्रांसफर हॉट से किधर होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होगा, मतलब गर्म से ठंडे की ओर होगा। या फिर बोले कि ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो देखो एकदम छोटे छोटे हर एक बात मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, हर एक बात को तुम याद करते जाओ। और ये हीट का ट्रांसफर कब तक हो जाएगा, टिल बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर। जब तक दोनों बराबर टेम्परेचर को अटेन ना कर दें तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। अब देख सकते हो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। द मेन वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स आर। अब देखना है हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले देख सकते हो हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा क्या है, रेडिएशन। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्या है, कंडक्शन, दूसरा क्या है, कन्वेक्शन और तीसरा क्या है, रेडिएशन। तो एकदम सिंपल वे में समझो तो यहां पर ये सॉलिड में तुमको देखने को मिल जाएगा। सॉलिड में जो ट्रांसफर होगा वो किसके द्वारा होगा, कंडक्शन के द्वारा। दूसरा लिक्विड और गैस में जो तुम्हारा होगा वह किसके द्वारा होगा, कन्वेक्शन के द्वारा। लेकिन तुम देखोगे कि जहां पर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो बिना मीडियम का, यहां पर कोई मीडियम नहीं है, वहां पर जब हीट का ट्रांसफर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। यहां पर मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उस स्थिति में रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर तुम समझ रहे हो, यहां गर्मी है और वहां ठंडा है, तो यहां से हीट चल रहा है वहां की ओर, इसे ही बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम लोग को एक एक को देखना है। सबसे पहले एक मैं यहां दिखा दे रहा हूं, देखो यहां पर एक प्रयोग किया गया है। यहां देख सकते हो एक रॉड रखा गया है, लोहे का रॉड रखा गया है, ठीक है। और यहां पर देखोगे मोम को लगा दिया गया, इस तरीके से देखो मोम लगा दिया गया है। मोमबत्ती का मोम को हम लोग क्या करें, इस तरीके से हम लोगों ने लगा दिया है और ईंट के नीचे इसको दबा दिया है। अब देखोगे यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहां पर
मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो देखोगे कि मोमबत्ती जब यहां जल रहा है तो ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। इसका एक छोर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और एक छोर गर्म हो रहा है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, ये गर्म होने दो, हो रहा है तो हो रहा है, मुझे क्या। लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे तुम यदि यहां टच करोगे तो ये भी गर्म होगा। यहां तुम यहां इसको गर्म कर रहे हो और यहां तुम इस गर्मी को महसूस कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, हीट यहां से यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हीट क्या हो रहा है बच्चों, यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहा है। दिख रहा है हीट यहां से यहां क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और इसी को बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। तो अब यह समझना है कि सबसे पहले कहां गर्म होगा, यहां पे, तो देखोगे यहां मोम टपकना शुरू होगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बाद में मोम कहां पिघलेगा, यहां पर पिघलेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। और यहां देख सकते हो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्या है बताओ, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इस कारण से यहां पर जो हीट है इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसे ही हम लोग बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ये देखो ये सबसे पहला है, सबसे पहला क्या है बताओ, कंडक्शन ऑफ हीट। ये देखो यही है कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट क्या हुआ बच्चों, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफर हो रहा है हीट का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो ये तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और ये एनसीईआरटी से मैंने इसके डेफिनेशन को लिखा है, तो तुम इसे याद कर लो। देखो प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर्ड वर्ड तुमको याद रखना पड़ेगा। हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉटर एंड से, हॉटर एंड मतलब जहां ज्यादा गर्म है, टू कोल्डर एंड, कोल्डर एंड तक। ये हॉटर एंड था और ये क्या है, कोल्डर एंड। तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। और देख सकते हो ये सॉलिड है, इसी में ये कंडक्शन हो रहा है। अब तुम यहां ध्यान दोगे तो सम ऑब्जेक्ट्स कैन कंडक्ट हीट व्हाइल सम अदर कैन नॉट। तो यहां पर क्या जितने भी दुनिया में सॉलिड हैं उनसे क्या हीट का कंडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो कुछ पदार्थ हैं जिससे होकर हीट का कंडक्शन होता है, और कुछ पदार्थ हैं जिससे होकर हीट का कंडक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो उसी तरीके से हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटेंगे, एक को कहेंगे कंडक्टर ऑफ हीट, एक को क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर ऑफ हीट। बहुत ध्यान से सीखो, कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट। तो जो कंडक्ट कर देगा हीट को एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ले जाएगा, हीट को हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ले जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, कंडक्टर ऑफ हीट। उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि देख सकते हो यहां पर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तुम्हारा आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब कंडक्टर ऑफ। तो चलो हम लोग अब कंडक्टर के डेफिनेशन को देखते हैं। तो तुम लोग यहां पर देख सकते हो, द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट को अलाउ करते हैं उनमें से फ्लो करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स देख सकते हो, तो ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम देम, वे ऑब्जेक्ट्स जो कि हीट को अलाउ नहीं करते हैं उसमें फ्लो करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, वुड हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया। तो अब तो तुम्हें पता होगा कि क्यों आखिर जो हम लोगों के घर में फ्राइंग पैन होता है उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो वह कम गर्म होता है, क्योंकि यहां पर वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जिससे कि हीट का फ्लो नहीं हो पाता है, या बोलेंगे कि वहां पर जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और जिससे हमारे हाथों की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन सिंपल सा, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो जो हीट का ट्रांसफर होता है गैसेस में या फिर लिक्विड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। यहां देख सकते हो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्स ऑफ द हीट गेट हीटेड फर्स्ट। तो बहुत सिंपल सा बात है। देखो बच्चों, यहां पर हम लोग एक
इसको समझने के लिए एक प्रयोग को देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो यहां पर देखोगे, यहां पर इस फ्लैश को यहां नीचे से हीट किया जा रहा है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यहां पर कुछ दाना यहां डाल दिया गया है, कुछ टुकड़े यहां पर डाल दिए गए हैं। तो यहां पर जब ये हीट होता है तो बताओ, ये आग यहां पर है, यानी कि ये जो यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ये हॉट होगा, तो इसके संपर्क में ये आएगा सबसे पहले। यहां यह भाग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो भाग गर्म होगा वह ऊपर की ओर उठेगा, जो भाग गर्म होगा वह क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। इस तरीके से ये वाला नीचे से ऊपर की ओर उठेगा, जबकि यह जो स्थान है वह खाली होगा। तो इधर से फिर ये वाटर क्या होगा, इस तरीके से नीचे की ओर आएगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों, यदि मान लो कि यहां पर सनलाइट है और सनलाइट से बहुत तेज यहां पर सनलाइट है और इस तरीके से, और यहां पर ये क्या है, अर्थ है। तो ये जब सनलाइट यहां पर पड़ रहा है बच्चों, बहुत तेज सनलाइट है, तो यहां पर का एयर क्या होगा, गर्म होगा, और एयर क्या होगा, ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। मान लो ये ऊपर की ओर एयर यहां जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें। तो जब ये एयर ऊपर की ओर उठेगा तो यहां पर ठंडा एयर इसको भरने के लिए यहां पर आएगा। तो ये जो गर्म हवा है ये ऊपर की ओर उठता है, यानी कि जो गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक इसी प्रकार से जो लिक्विड है वो गर्म होगा तो ऊपर की ओर उठेगा, और जो ठंडा है वह क्या होगा, उसको उसके जगह को लेने के लिए इधर आएगा। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो यहां यही बात लिखा गया है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस दैट आर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट। वो सबसे पहले हीट होंगे और हीट होकर ऊपर की ओर उठेंगे। दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट एंड मूव अपवर्ड। वो हल्का होगा और किधर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। इसका मतलब जैसे मैंने तुम्हें सिखाया कि जैसे ही ये गर्मी के संपर्क में आएगा, हीट के संपर्क में आएगा, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। यहां भी यही देख सकते हो। और जो कोल्डर एयर है इस तरीके से इसके जगह को लेने के लिए दूसरे जगह से वो भरना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें, एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिर्फ पढ़ना है, ऐसा नहीं, तुम्हें दिमाग में रखना है सारा बात। द colder particles being heavier take the place and this process continues until the whole liquid or the gas gets heated। तो यहां पर तो ये खुला स्थान है, लेकिन यहां देखोगे, यहां ये गर्म ऊपर उठते जाएगा, ठंडा नीचे आएगा, गर्म ऊपर आएगा और ठंडा नीचे आएगा। इस तरीके से ये पूरा क्या हो जाएगा, लास्ट में ये हीट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या हो गया बच्चों, ये कंडक्शन नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया। यही मैं तुम्हें बता रहा था कि जो लिक्विड है और गैस है उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा। दैट इज व्हाई द एरिया अबव द फ्लेम ऑफ अ कैंडल ऑलवेज फील्स हॉट बट द एरिया ऑन द साइड ऑफ द कैंडल डज नॉट। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कैंडल है, इस तरीके से कैंडल को जलाया जा रहा है। तो जब कैंडल को जलाया जा रहा है तो यहां पर दो तरफ से हम लोग हाथ को पकड़ेंगे, एक तो कैंडल के ऊपर इस तरीके से पकड़ेंगे और एक बगल में। तो बताओ ये कैंडल के ऊपर जो है वो ज्यादा गर्म होगा, हॉट होगा या नहीं होगा? तो आंसर है यस, यहां पर हॉट लगेगा। लेकिन जो बगल का एरिया है, बगल के एरिया में चारों तरफ यहां उतना हॉट नहीं होगा, वह क्या होगा, ठंडा होगा। क्योंकि ये जो गर्म हवा है ऊपर की ओर उठ रहा है और इसको भरने के लिए ठंडा हवा फिर इधर से आ रहा है, फिर ये गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर ज्यादा गर्मी महसूस होगा। तो यही बात यहां लिखा भी हुआ है। यदि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो तुम इसको कर सकते हो। That is why the area above the flame of a candle always feels hot, but the area on the side of the candle does not। साइड वाला उतना गर्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, यह है रेडिएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो यदि वेव्स के रूप में हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे सन है, सन से सनलाइट हमारे तक पहुंच रहा है, किस रूप में पहुंच रहा है, वेव्स के रूप में पहुंच रहा है। मान लो कि यहां जो सनलाइट है हमारे तक पहुंच रहा है तो बहुत जगह से वो इस जगह से, ऐसे जगह से गुजर रहा है जहां पर कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, और क्या है, वहां पर वैक्यूम है। तो इस तरीके से जो सनलाइट हमारे तक पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, रेडिएशन के थ्रू पहुंच रहा है, थ्रू द
इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो वेव के बारे में बहुत सारी चीज तुम सीखोगे क्लास 9th में। अभी हम लोग यहाँ सिर्फ इसको एग्जांपल के रूप में देख सकते हो। जो सनलाइट हमारे तक पहुंच रहा है, किसके द्वारा पहुंच रहा है? रेडिएशन के द्वारा। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, यही मैं बता रहा था। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। तो जो भी गर्म ऑब्जेक्ट है वह क्या करता है? हीट को रेडिएट करता है। तो तुमने देखा होगा जब आग को हम जलाते हैं तो फिर दूर से उसको हम लोग गर्मी को लेते हैं, तो वह भी किसके द्वारा आता है? रेडिएशन के द्वारा। हमारा शरीर भी रेडिएशन के रूप में हीट को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है किस चीज में? एनवायरनमेंट में। अब हम लोग को देखना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यह है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है सी ब्रीज। बहुत अच्छे से तुम्हें इसको समझना होगा, सिर्फ समझ लेना है और कोई खास इसमें टेंशन नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज जो सीख लेना है तुमको, वह यह सीखना है कि जो लैंड पार्ट होता है बच्चों, यहां देख सकते हो यह है तुम्हारा लैंड पार्ट। ये देखो ये क्या है? लैंड। और इसी के बगल में क्या है? वाटर वाला पार्ट है, यानी कि सी है। तो बस सिंपल सा चीज तुम पहले सीख लो। जो लैंड है उस पे सनलाइट जब पड़ता है तो वो गर्म होगा। तो बस तुम्हें यह सीखना है कि जो लैंड है वह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। बस सिंपल सा चीज सीख लेना है। लैंड है वह जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी होगा, जबकि जो वाटर है वो क्या होगा? देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। ये बात तुमने सीख लिया। क्या सीखा? लैंड है वह बहुत जल्दी क्या होता है? ठंडा होता है, गर्म होता है, और बहुत जल्दी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। और जो वाटर है, यहां जैसे सी वाटर है, तो ये क्या होगा? ये देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो चलो इस प्रोसेस को हम लोग सीख लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हो ये जो तटीय क्षेत्र है, जहां पर यह है समुद्र और इधर क्या है? लैंड वाला भाग है। तो दिन के टाइम में क्या होगा बच्चों? देखो जरा सा, दिन के टाइम में क्या होगा? बहुत अच्छे से समझो। जो लैंड है वह जल्दी से गर्म हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। लैंड क्या हो जाएगा? जल्दी से हॉट होगा। तो इसका एयर जो है वो क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, हॉट हो गया तो इसका एयर क्या हो गया? ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया। जिस कारण से यहां पर जो देख रहे हो वाटर है, वाटर तो उतना जल्दी ठंडा गर्म नहीं हुआ है। वाटर के ऊपर का जो एयर है वो क्या है? ठंडा है। तो इस गर्म हवा जब ऊपर की ओर उठ रहा है तो यहां से ये ठंडा हवा फिर जाएगा और इस तरीके से ये बहना शुरू हो जाएगा, मतलब ये फ्लो करना शुरू हो जाएगा। क्यों फ्लो करना शुरू हो जाएगा? इस जगह को भरने के लिए। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। सी मतलब क्या हो गया? समुद्र, और ब्रीज मतलब क्या हो गया? मध्यम मध्यम हवा चलती है। तो सी से होकर जो ब्रिज चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। सी से होकर जो ब्रिज चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं बच्चों। और ये जो सी ब्रिज चल रहा है बच्चों, वो किधर से किधर चल रहा है? सी से लैंड की ओर चल रहा है। और टाइम क्या है बच्चों? डे टाइम है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि लैंड जल्दी गर्म हो गया, गर्म होकर ये ऊपर उठा। तो जैसे ही ऊपर उठा उस स्थान को भरने के लिए इधर से हवा चलना शुरू हो गया। तो सी से ये ब्रिज चल रहा है, सी से ये ब्रिज चल रहा है लैंड की ओर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। और इसीलिए देखोगे यहाँ पर खिड़कियां सब लोग खोल के रखते हैं ताकि बड़ी ठंडी ठंडी हवा यहाँ आ सके। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। देख सकते हो यहां ये हॉट एयर इधर निकला तो ये कोल्ड एयर उसकी जगह को लेने के लिए पहुंच गया। तो बच्चों यदि ये एग्जाम में आए तो तुम यहां पर इसके बारे में लिख भी सकते हो। तो यहां देख सकते हो सबसे पहले सी ब्रीज किसे कहते हैं यह बताया गया है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। सी से लैंड की ओर बह रहा है, इसको बोलेंगे सी ब्रीज। सी से लैंड की ओर जो हवा बह रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसको तुम अपने भाषा में लिख सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है अभी वैसे ही तुम्हें लिख देना है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड। तो जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर जो जमीन है, लैंड है, वो जल्दी हीट होता है और एयर ऊपर की ओर उठता है। और उस एयर को भरने के लिए जो सी है उससे ठंडा हवा आता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रीज कहते हैं।
तो यहां देख सकते हो हेंस द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव द सी। सी भी गर्म होता है लेकिन उतना तो गर्म नहीं हो पाता है। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अबव, हॉट एयर राइज करता है एज इट इज लाइटर देन द कूल एयर। कूल एयर से लाइटर होता है तो जो सी का कूल एयर है वो इधर की ओर भागता है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। अब देखो लैंड ब्रिज, और लैंड ब्रिज को हम लोग देखेंगे नाइट टाइम में। तो देखो मैंने क्या बताया, जो लैंड है बच्चों वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो रात के समय में लैंड क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और जब लैंड कूल हो जाएगा तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये तो गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। तो ये क्या हो गया, हॉट हो गया, हॉटर हो गया ये बोलेंगे, और ये कूलर हो गया। तो देखो अब ये जब हॉट है तो इसमें एयर ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर फ्लो होगा, गर्म हवा ऊपर की ओर फ्लो होगा, यही समझना है। तो गर्म हवा जैसे ही ऊपर की ओर फ्लो होगा तो लैंड का जो ठंडा हवा है वह इधर बहना शुरू हो जाएगा, इस साइड बहना शुरू हो जाएगा। और ये जो ब्रीज है ये किधर बह रहा है, मध्यम मध्यम जो हवा है किधर बह रहा है, लैंड से सी की ओर बह रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, लैंड ब्रीज नाम है। इसलिए बच्चों इसका नाम क्या हो गया, लैंड ब्रीज। तो तुम देख सकते हो यही बात तुम्हें एग्जाम में लिख देना होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, लैंड ब्रीज किसे कहेंगे, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। लैंड से बह रहा है, सी की ओर बह रहा है, लैंड से सी की ओर बह रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोल देंगे लैंड ब्रीज बोलेंगे। और ये कैसे होगा ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब चलो यहां पर हम लोग लास्ट टॉपिक को आप लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर यह ध्यान देना है, व्हेन हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, यदि हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो क्या क्या होता है, अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ये बात याद रखना। तो सब पार्ट उसमें एब्जॉर्ब होगा ऐसा बात नहीं है, कुछ क्या होता है एब्जॉर्ब होगा, कुछ क्या होगा ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी बात को लेकर यहां पर हम लोगों को कुछ चीज पढ़ना है। Why do we wear light colored clothes in summer? हम लोग लाइट कलर क्लोथ का यूज क्यों करते हैं समर के सीजन में? तो इसका आंसर भी इसी से हम लोग लेंगे कि द लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। तो ये क्या करता है, ये जो लाइट कलर होता है, लाइट कलर मतलब हल्का कलर जो होता है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो डार्कर कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम लोग हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या करेगा, जो लाइट आएगा उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें गर्मी का महसूस कम होगा। इसी कारण से गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हल्के कलर वाले कपड़े को पहनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर? विंटर में हम लोग डार्क कलर क्यों पहनेंगे? क्योंकि डार्क कलर क्या होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से यहां पर ये आंसर कर सकते हो, द डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कीप अस वार्म। इसलिए हम लोग ठंडे के दिनों में क्या पहनेंगे, ठंडे के दिनों में हम लोग गर्म कपड़े जो है वो डार्क कलर के पहनते हैं। अब यहां देख सकते हो, हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म? जो उलन गर्म कपड़े हम लोग पहनते हैं वो हमें गर्मी कैसे देते हैं? तो यहां देख सकते हो, द वुलन क्लोथ्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, इसके ऊपर वुलन क्लोथ्स में पहन लो तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को बाहर जाने नहीं देता है। तो जो बॉडी का गर्मी है जो बॉडी में ही, बॉडी के चारों ओर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने तुम्हें बताया कि जो हम लोग का बॉडी का गर्मी है वो क्या हो रहा है, बाहर रेडिएट हो जाता है। इस कारण से हम लोगों को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। ठंडे के दिनों में क्या लगेगा, बहुत ठंडा लगेगा। तो जब हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं तो क्या होता है, कंबल ओढ़ने पर भी यही होता है बच्चों कि जो हीट एनर्जी है वो बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि कंबल क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इस कारण से यहां पर हम लोग गर्मी के दिनों में वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं या फिर कंबल ओढ़ते हैं। लेकिन यदि अब कोई पूछेगा तुमसे कि एक मोटे कंबल की जगह पे यदि हम लोग दो पतले कंबल भी ओढ़ ले तो उसमें ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं
कि टू थिन ब्लैंकेट्स प्रोवाइड मोर हीट देन वन थिक ब्लैंकेट। व्हाई? बिकॉज एयर कैन बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन, एयर कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन द टू थिन ब्लैंकेट्स। एयर जो है वो दो थिन ब्लैंकेट के बीच में ट्रैप हो जाता है और वो क्या करता है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट की तरह कार्य करता है, जिससे कि हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है जब हम लोग दो थिन ब्लैंकेट्स को ओढ़ते हैं बजाय कि एक मोटे ब्लैंकेट के। तो ये सारे आंसर भी तुम यहां पर देख सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिए। तो अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करो, तुम जो हो सारे वीडियोस को, हमारे सारे वीडियोस को और वीडियोस को देखो, उन्हें लाइक भी करो और क्या करो, और डिस्क्रिप्शन को तुम चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक तुम्हें मिल जाएंगे और मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।